नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पॉइंट ए पॉइंट ए और बी दिया है। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट एबी। नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट एबी। क्या बोला है? हमको प्लेन निकालना है जो इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। सो ये ए बी है, ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 3 5, बी कोऑर्डिनेट दिए हैं 3 4 7 और ये प्लेन है जो इसको पॉइंट सी पे मान लो बाइसेक्ट करता है। और ये जो ए बी लाइन है वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन ऐसा है, ये सपोज कर लो प्लेन का ये लाइन का एंड पॉइंट ए एंड बी, और ये आपका हाथ जो है ये प्लेन है जो इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो क्लियर दिख रहा है ये जो प्लेन होगा, मुझे इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो जो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो तो मेरा ये अंगूठा है। ये अंगूठा क्लियर दिख रहा है, इस लाइन के क्या होगा? पैरेलल होगा। तो मुझको जो इसके नॉर्मल के डीआर चाहिए वो तो मुझे इस लाइन के डीआर से मिल जाएंगे। अब डीआर मिलने से केवल काम तो होगा नहीं, मुझे एक और चीज चाहिए। वो क्या चाहिए? मुझे ये पॉइंट चाहिए जिससे कि पास होता है। अब क्योंकि ये तो बाइसेक्टर है, इसका मतलब जिस पॉइंट से पास होगा मिड पॉइंट होगा। तो सी मेरा मिड पॉइंट है और ए बी के डीआर से मेरे नॉर्मल के डीआर से इसका जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है ना? तो पहले सी निकालता हूं, तो सी क्या हो जाएगा? सी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो 1 + 3/2, 3 + 4/2, 5 + 7/2। तो सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 7/2, 12/2 हो जाएगा 6। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 7/2 और 6। अब इसके नॉर्मल की बात करें, डीआर ऑफ नॉर्मल, dr of normal is equal to nothing but dr of AB। AB के drs क्या हो जाएंगे? दो पॉइंट के drs क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। 3 - 1, 4 - 3, 7 - 5। 2 1 ये drs होगा। तो drs हो गए 2 1 2 और किस पॉइंट से पास हो रहा है? 2 7/2 और 6। तो इक्वेशन लिख दो। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी a into x minus x1, b into y minus y1, c into z minus z1 equal to 0। ABC कितना है? 2 1 2। So 2 into x minus 2 plus BA1 1 into y minus 7/2 plus 2 into z minus 6 equal to 0। ओपन कर लो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि भाई अपने को प्लेन के AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले प्लेन की इक्वेशन चाहिए। तो भाई ये पॉइंट सी से पास होगा प्लेन। सी क्या है? AB का मिड पॉइंट। तो पॉइंट मिल गया जिससे पॉइंट प्लेन पास होता है, तो 1 पॉइंट फॉर्म लगा सकता हूँ। अब नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल के डीआर, तो नॉर्मल जो होगा वो इस AB के पैरेलल होगा। तो AB के डीआर निकालो, वही नॉर्मल के डीआर हो जाएंगे। हमने डीआर निकाल लिए, पॉइंट मालूम हो गया, फॉर्म लगा। सिंपल क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया गया है और कुछ नहीं। A vector n of magnitude 10 makes an angle 45 degree 60 degree with x and y axis and an acute angle with z axis। ठीक है? तो एंगल से आप बाकी चीज निकाल सकते हो। एंगल से आप क्या निकाल सकते हो? डीसी निकाल सकते हो। If the plane passes through 3 4 and 7 and normal to n, उस n के ऊपर ये नॉर्मल है, then the equation of plane निकालो। भाई आपको पहले कहा कि n ने एंगल दिया है अल्फा बीटा, अल्फा दिया है 45, बीटा दिया है 60, गामा नहीं मालूम, निकालो।
क्या क्या गिवन है एन के बारे में? वेक्टर एन के बारे में आपको गिवन है कि वेक्टर एन ने एंगल अल्फा बनाया 45 डिग्री का, एंगल बीटा बनाया 60 डिग्री का, गामा अपने को नहीं मालूम, गामा एक्यूट एंगल का बनाया है, बस बता दिया जेड एक्सिस के साथ, तो गामा निकालना पड़ेगा पहली चीज। दूसरा फिर कह रहा है प्लेन पास हो रहा है, ये निकाल दो तो ये अपना बन जाएगा। और फिर वो कह रहा है एक्स का मैग्नीट्यूड भी 10 है। बेटा हमने वेक्टर एन ने एक्स वाई जेड एक्सिस से एंगल दे दिया, और एंगल का क्या रिलेशन होता है अपने डी में? डीसी से रिलेशन होता है एंगल का, और डीसी से क्या रिलेशन होता है? उसके स्क्वायर का समान होता है। तुम्हें ऑलरेडी मालूम है कि यहां से कॉस अल्फा मिल जाएगा तुम्हारे पास, कॉस अल्फा जिसको कि हम एल कहते हैं, ये होगा कॉस 45 डिग्री मींस 1/√2। एम होता है कॉस बीटा, ठीक है ना, ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री विच इज 1/2, और एन आपके पास हो जाएगा कॉस गामा, जो कि हमको निकालना है। और हमारे पास रिलेशन क्या होता है एलिमेंट के बीच में? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल, ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू, ठीक है ना। तो एल की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2, 1/4 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। व्हाट इज एन स्क्वायर? एन स्क्वायर इज 1 माइनस 3/4। व्हाट इज एन नाउ? सो एन शुड बी प्लस माइनस 1/2। लेकिन हमने कह दिया कि जेड एक्सिस से एंगल क्या होना चाहिए था? एक्यूट होना चाहिए था। जब एंगल एक्यूट होना चाहिए था, इसका मतलब कि जो एन की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए थी? पॉजिटिव होनी चाहिए थी। तो एन की वैल्यू यहाँ पे आ गई, वो क्योंकि हमने एक्यूट एंगल की बात। अगर ऑब्ट्यूज एंगल बोल दिया होता तो कॉस नेगेटिव होता है, 90 से बड़े एंगल पे सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव ले लेता। तो मुझको ये एलिमेंट डीसीज मिल गए। अब डीसीज मिल गए तो मुझको क्या मिल गया? यूनिट वेक्टर मिल गया था। देखा जाए तो एन की तरफ लगने वाला यूनिट वेक्टर मिल गया, हो गया एल आई प्लस एम जे प्लस एन। तो कितना हो गया? 1/2 आई, नहीं 1/√2, 1/√2 आई प्लस 1/2 जे प्लस 1/2। ठीक है, मुझको तो वेक्टर लेना है, वेक्टर एन, वेक्टर एन चाहिए, वेक्टर एन निकाल लो। वेक्टर एन क्या होगा? मॉड वेक्टर एन इंटू एन। एन कैप क्यों लिखा? क्योंकि एलिमेंट मिला, और एलिमेंट से क्या बनता है? यूनिट वेक्टर बनता है, इसीलिए मैंने उसको एल आई प्लस एम जे प्लस एन के लिख दिया। ठीक है, ओके। सो लेकिन हमें तो रिजल्ट में वेक्टर एन चाहिए था, नॉर्मल टू एन बोला हमने, यूनिट वेक्टर तो बोला नहीं। तो वेक्टर एन निकालो। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एन होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड कितना दिया है इस वेक्टर एन का? इस वेक्टर एन का हमने मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है कि मैग्नीट्यूड इसका है 10। इस 10 को यूज करो, मैग्नीट्यूड है 10, तो ये हो गया 10 इनटू एन कैप, ये एन कैप, ये हो गया। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो जाएगा 10/√2, कटाकटी कर लो, हो गया 5√2i प्लस 5j प्लस 5k। दिस इज वेक्टर एन। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के क्वेश्चन पे। हमें प्लेन चाहिए जो इस पॉइंट से पास होता है और जिसके ऊपर नॉर्मल कौन है? एन है। ये तो वन पॉइंट फॉर्म हो गया। एक प्लेन चाहिए जो इस पॉइंट से पास होता है तो वन पॉइंट फॉर्म हो जाएगा। तो वन पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है? a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, b इंटू वाई माइनस वाई वन, c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, a b c जो नॉर्मल है इस वेक्टर n के कोएफिशिएंट्स है, और x1 y1 z1 ये 3 4 7 पुट कर दो, तो गया 5√2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4, y माइनस 4 प्लस प्लस 5 इंटू जेड माइनस 7 इक्वल। ध्यान दीजिएगा इस पूरे में से 5 कॉमन हो रहा है, तो पहले 5 पूरे में से कॉमन निकाल लें, अब फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दें, तो हो गया x√2 माइनस 3√2, ठीक है, 5 कॉमन है, ध्यान देना, प्लस y माइनस 4 प्लस z माइनस 7 इक्वल टू 0, डिवाइड कर दो, तो गया x√2 प्लस y प्लस z, और हो गया -7 एंड -4 -11, और -3√2 निकल सकता -11 -3। हमने कुछ नहीं किया है, छोटा सा स्मॉल एडिशन कर दिया
कि हमने आपको जो नॉर्मल थे उसके डीआर या डीसी देने की बजाय हमने दे दिया कि भाई उस नॉर्मल ने कितना एंगल बनाया है ना, दो दिए तीनों नहीं दिए। तो हमने फिर डीसीज के रिलेशन को यूज किया, उससे हमने क्या निकाला, एन निकाल लिया। अब एन एलिमेंट जैसे ही मिला तो एलिमेंट से तो हमको मिलेगा यूनिट वेक्टर। ध्यान रखना है किसी भी यूनिट वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट डीसीज होते हैं, तो डीसीज को जब आई जे के से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वो वेक्टर नहीं देता, वो यूनिट वेक्टर देगा। तो ये जो बनेगा ये होगा यूनिट वेक्टर। अब उससे वेक्टर बनाओ। इतना सबके समझ में आ गया? बोलो। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जिसपे क्वेश्चंस आपको नॉर्मली स्कूल में या कंपटीशन में मिलते हैं। देखिए प्लेन में जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, जो अब बड़े क्वेश्चन की बात हो रही है, छोटा क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से कहीं से आ जाए, इस एरिया से जितना भी डिस्कस किया, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन जो है दो तीन फॉर्मेट है उसी से आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? उसमें अब एक फॉर्मेट में लेने जा रहा हूं, प्लेन सेटिस्फाइंग थ्री कंडीशन। इसमें तीन केसेस लूंगा, इन तीन केस में से कोई एक केस आ सकता है, या फिर उसके बाद आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म वाले केस बनते हैं, उसमें लूकस का क्वेश्चन होता है जो कभी कभी आपका आता है एग्जाम में, और फिर उसके बाद फैमिली ऑफ प्लेन का क्वेश्चन होता है। तो ज्यादातर बहुत ज्यादा बार फैमिली ऑफ प्लेन से क्वेश्चन प्लेन में पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन में लेंथी कैलकुलेशन भी है, कैलकुलेशन बढ़ सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो आपके 2D टाइप के ही है, कुछ नहीं। सो नोट डाउन कर लिया। अब प्लेन सेटिस्फाइंग थ्री कंडीशन, प्लेन satisfying three condition, प्लेन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। केस फर्स्ट, प्लेन पासिंग थ्रू, प्लेन passing through point A, x1, y1, z1 and parallel to vector B and C। प्लेन एक पॉइंट से पास हो और दो वेक्टर के पैरेलल हो। तो देखिए क्या बात आ रही है, एक ये प्लेन है जो एक वेरिएबल पॉइंट P से पास होता है और एक और पॉइंट A से पास होता है, पोजीशन वेक्टर A है और ये दो वेक्टर के पैरेलल। अब इन दोनों को मिलाया तो लाइन एबी हमेशा प्लेन में लाई करेगी। अब मुझे इसका परपेंडिकुलर ढूंढना, ये मेरा मेन काम। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान से, ये मान लो हाथ है, ये प्लेन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है, इसके ऊपर अपने पास ये एक ये एपी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और इसके पैरेलल तो एपी है, भूल जाओ, एपी है इसके अंदर, ठीक है ना, क्लियर। ये वाली उंगली को एपी मान, इसके उसमें ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, ये दो वेक्टर हैं जो इसके पैरेलल है, ये दो वेक्टर है जो इस प्लेन के पैरेलल है। दिख रहा है आपको, दो वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल है। मेरा एम क्या है, मेरा एम है, दो वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल दिख रहे हैं आप लोग को, मेरा एम ये है कि मैं इसके ऊपर का ये नॉर्मल निकालूं, ये नॉर्मल निकालूं। तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल है, क्योंकि ये वेक्टर प्लेन के पैरेलल है, तो ये नॉर्मल जो है वो इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, इस पे ही परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना भाई। ये प्लेन, ये वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल है, तो इसका जो नॉर्मल होगा इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों वेक्टर पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब जो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से मिल जानी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस प्लेन के पैरेलल, ये जो प्लेन है, इस प्लेन के पैरेलल वेक्टर बी और सी ले रहे हैं।
ये इस प्लेन के पैरेलल वेक्टर बी और सी दिख रहा है। अब मुझे चाहिए इसका नॉर्मल, ये है इसका नॉर्मल, कोई काम नहीं, ये है इसका नॉर्मल, ये मुझे नॉर्मल चाहिए। ठीक, ये जो पेन जो है मेरा दिख नहीं रहा, ये पेन जो है ये मुझे नॉर्मल चाहिए, ऐसे दिखाओ, ये नॉर्मल मुझे पेन चाहिए, ठीक है ना। तो क्लियर दिख रहा है कि जैसे ही मैं इन दोनों को क्रॉस करूंगा तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। वो वेक्टर वो जो नॉर्मल होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। मैं कह सकता हूं जो ओमेन वेक्टर के डायरेक्शन है या उसके जो डीआरस हैं वो तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से मिल जाएगा। तो ओएन वेक्टर जो होगा दैट विल बी नथिंग बट बी क्रॉस। जो एन वेक्टर है तुम्हारा यहाँ पे दैट इज हियर नथिंग बट बी क्रॉस। अगर लैम्डा टाइम्स भी कर दो तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो डॉट प्रोडक्ट में इक्वल टू जीरो है। बात समझ में आ गई। तो हमेशा हम प्लेन की इक्वेशन के समय क्या करेंगे, एक पॉइंट तो उसमें दिया गया होगा, उसके पैरेलल दो वेक्टर ढूंढेंगे, उसका क्रॉस करेंगे। ठीक, वो क्रॉस हमें क्या देगा, एन वेक्टर देगा। अब एन डॉट आर माइनस ए लगा देंगे, 1 पॉइंट हम सॉल्व करेंगे। तो मैं अब क्या क्या तरीके समझ में आ गए कि भाई हमारे पास अब सीधा यूज करना कि ओ एन डॉट ए पी इक्वल टू जीरो, और ओ एन तुम्हारे पास है यहाँ पे एन वेक्टर, ए पी है आर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, और एन वेक्टर कितना है बी क्रॉस सी, लिख दिया आर माइनस ए, पहले लिख दिया डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी अगर जीरो हो गया, मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, ये एक फॉर्म हो गई, ये एक इक्वेशन मिल गई तुमको, ध्यान रखना एक इक्वेशन मिल चुकी है। इस इक्वेशन को चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते थे कि बॉक्स प्रोडक्ट आर माइनस ए बी सी इक्वल टू जीरो। देखो इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं। अरे भाई डॉट भी आया क्रॉस भी आया तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया ना। अब ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट को ओपन करो, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो हो जाएगा आर डॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो। ऐसा भी लिख सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट आर बी सी इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। ऐसा भी इस फॉर्म में भी रिलेट लिखा जा सकता था। ठीक, चलिए दो फॉर्म समझ में आ गए। अब अगला फॉर्म देखिए, जैसे ही हमने ये बॉक्स प्रोडक्ट लिखा तो बॉक्स प्रोडक्ट लिखते ही हमको डिटरमिनेंट मिल जाएगा। तो r माइनस ए मतलब इनकी कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो p के कोऑर्डिनेट सपोज कर लीजिए x है, y है, z है, और a के सपोज कर लीजिए x1 है, y1 है, z1 है। वेक्टर c को लिख दीजिए c1i प्लस c2j प्लस c3k। वेक्टर b को लिख दीजिए b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये वेक्टर लिख दिए। अब चलिए r माइनस ए, आर माइनस ए मतलब कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। ठीक है ना। फिर उसके बाद है बी सी, वेक्टर बी, ये b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसको हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूं, क्योंकि अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो बेटा सब्जेक्टिव में अपन इसको यूज ना करें डायरेक्ट। ठीक है, ये आ गया। तो पहला इक्वेशन है आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो, इसको बॉक्स प्रोडक्ट में लिख दिया। बॉक्स प्रोडक्ट को हमने डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक, तो हमें करना क्या है, हमें कैसे याद करना है। अगर हमें ऑब्जेक्टिव में लगाना तो क्या करना है, पहले तो वेरीफाई कर सकते थे, लेकिन अगर ठीक है मान लो कुछ और बोल रहे हो, प्लेन दे दे, प्लेन से बोले डिस्टेंस निकालो ओरिजिन का, तो आप वेरीफाई तो कर नहीं पाओगे। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा इसके अंदर एक लाइन ढूंढेंगे, उसका डिफरेंस तो फर्स्ट लाइन बन गई, कोऑर्डिनेट से डिफरेंस, और जो दो पैरेलल वेक्टर होंगे उनको हम सेकंड और थर्ड रो में लिखते हैं। खत्म, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो। अब इस प्लेन को लिखने का एक और तरीका देखो ध्यान से बेटा, इस प्लेन को लिखने का एक और तरीका होता है, वेक्टर r इक्वल टू r माइनस ए था ना, तो वेक्टर r इक्वल टू इस ए को उधर लिख दो, वेक्टर a प्लस
क्रॉस किसके साथ था? बी और सी के साथ था। एक में आप वेक्टर बी लिखो और दूसरे में आप वेक्टर सी, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ठीक। कभी कभी आपसे पूछ सकता था कि भाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा इस प्लेन के ऊपर। तो देखिए उसके लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, आर डॉट बी क्रॉस सी, आर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ए। मैंने क्या बताया था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन अगर आपको निकालना है तो आर के बाद डॉट में क्या चाहिए? एन कैप चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो बी क्रॉस सी ये तो वेक्टर है, इसको यूनिट वेक्टर में बदल दो, तो मॉड बी क्रॉस सी से डिवाइड करो दोनों को। आर डॉट क्रॉस सी अपॉन मॉड ऑफ बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी अपॉन मॉड ऑफ बी क्रॉस, एंड दिस इज नथिंग बट पी। Therefore, length of perpendicular from origin is dot product ABC upon mod of B. तो अगर प्लेन एक पॉइंट से पास होता है और दो वेक्टर के पैरेलल है तो सिंपल उसमें लिखना है r माइनस ए, वेक्टर लाइन अपने को लेनी है प्लेन के अंदर, और नॉर्मल जो होगा दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, बस डॉट कर लीजिए r माइनस ए डॉट बी। बहुत बार ऐसा भी हम कहते हैं कि ये जो एपी लाइन है ये तो प्लेन के अंदर ही है, और क्योंकि ये दो पैरेलल वेक्टर है तो एक पैरेलल वेक्टर फ्री वेक्टर है, ये पैरेलल वेक्टर क्या बेटा? फ्री वेक्टर है, तो इस फ्री वेक्टर को तो हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो फ्री वेक्टर को मूव करके मैं प्लेन के ऊपर ही ले गया, तो ध्यान से देखो वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर एपी ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर है, तो हम कह सकते हैं तीनों कोप्लेनर है। तो ये कोप्लेनर से भी कंडीशन जैसी ये लिखी गई मिल जाएगी। तो अगर ऐसा उस एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आता है तो ख्याल रखना एपी बी और सी एक्चुअल में कोप्लेनर भी है, because I can move a vector parallel to itself from space to plane or from plane to space. देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, of plane passing through 137 and parallel to line x upon 3 y upon 5 z upon 7 and perpendicular to plane 3x minus 4y plus 9z plus 1 equal to 0। समझिए क्वेश्चन क्या है। हमने कहा कि ये प्लेन है, ये हाथ प्लेन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है, और ये इस पॉइंट जिसको कि मैं अंगूठी कह रहा हूं इस पॉइंट से पास हो रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने दे दिए 1 3 और 7, और ये प्लेन एक लाइन के पैरेलल है, वो ये लाइन है, ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, दिख रहा है तुमको? ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, फिर ठीक है। हमें एक और पैरेलल लाइन चाहिए, दूसरा हम कह रहे हैं ये प्लेन और ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर है। तो अगर ये प्लेन परपेंडिकुलर है तो ये नॉर्मल, ये जो अंगूठा होगा जो उस प्लेन का नॉर्मल होगा ये इसके पैरेलल है। ये दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर है, एक प्लेन ये एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसके नॉर्मल क्या होंगे? ये प्लेन परपेंडिकुलर है तो इसका नॉर्मल क्या होगा? इसका नॉर्मल इस प्लेन के पैरेलल है। तो ये वाला प्लेन जो निकालना था इसके अगर ये परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल उसके पैरेलल रहेगा। उसको तो ये ढूंढना है ना कि भाई दो पैरेलल लाइन मिल जाए, या अगर पूरा सॉल्व करना तो इसका नॉर्मल इसका नॉर्मल का प्रोडक्ट क्या हो गया? दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो इनके प्रोडक्ट का सम 0 हो जाएगा। कैसे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो मुझको तो ये काम करना है कि मुझे एक बस हल्का सा सोचना है, इसमें पॉइंट मिल गया मुझको 137, ये लाइन के पैरेलल है तो लाइन जो मिल गई उसके डियास मिल गए 357, ये एक प्लेन के परपेंडिकुलर है,
ये प्लेन से वाइड, ये 90 डिग्री नंबर बन रहा है। जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो इसके पैरेलल होगा, तो प्लेन का नॉर्मल होगा वो इसके पैरेलल होगा, तो प्लेन के नॉर्मल के डीआर हो गए 3 -4 एंड 9। तो एक प्रकार से क्वेश्चन ये बन गया कि प्लेन एक पॉइंट से पास होता है और उसके पैरेलल दो हैं वेक्टर है, एक के डीआर है, एक के डीआर। सीधा अगर मैं डिटरमिनेंट यूज करूं, स्कूल के एग्जाम में डिटरमिनेंट यूज मत करना, x -1 y -3 z -7, और पहला वेक्टर हो गया 3 5 7, दूसरा वेक्टर हो गया 3 -4 9 इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दो, आंसर ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। क्या ढूंढा? प्लेन के अंदर एक पॉइंट ढूंढा और उसके पैरेलल दो वेक्टर ढूंढ लिए, खत्म कर दिया क्वेश्चन। अब पूरा मेथड जो स्कूल में लिखना है, तो पूरे मेथड में लिखना है, लेट drs of normal of plane is ABC. So the equation of plane is A into x minus x1, B into y minus y1, C into z minus z1 equal to 0. What is x1, y1, z1? 137. And what is n? ABC. तो इक्वेशन हो जाएगा A into आपके पास प्लेन की इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 1। अभी जो प्लेन की इक्वेशन आई है, जो इक्वेशन नंबर 1 है, ध्यान से देखें, ये जो प्लेन की इक्वेशन है, गड़बड़ होगी। ये जो प्लेन की इक्वेशन, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा, ये जो प्लेन है ये भी इनकम्प्लीट है क्योंकि मुझे एबीसी नहीं मालूम। तो प्लेन के नॉर्मल के डीआर निकालना है। तो अब देखिए, प्लेन का नॉर्मल तो ये यू जाएगा। तो अब यहां पे समझिए, अगर ये प्लेन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है और ये अंगूठा उसका नॉर्मल है, और लाइन अगर इसके पैरेलल है, तो क्या करेगा? नॉर्मल नॉर्मल इस लाइन के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब लिख लीजिए, सिंस लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, this line is parallel to 1, therefore normal of plane, थोड़ा लैंग्वेज लिख रहा हूं, normal of plane is perpendicular to line। वो लाइन पे क्या होगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। और जैसे ही परपेंडिकुलर हुई तो फॉर्मूला लग जाएगा E1 E2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। दोनों के डीआर के प्रोडक्ट का सम 0 कर दो। नॉर्मल ऑफ प्लेन के डीआर का क्या है? डीआर क्या है? एबीसी। और इसके क्या है? 3 5 7। रिजल्ट हो जाएगा 3a प्लस 5b प्लस z 7c इक्वल टू 0 रिलेशन। एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट केस? ये प्लेन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, और दूसरा प्लेन जो दिया वो इस पे परपेंडिकुलर दिया है। इसके डीआर से एबीसी, इसके डीआर हमको दिया हुआ प्लेन की इक्वेशन, तो ये दोनों फिर क्या हो गए आपस में? परपेंडिकुलर। सो फिर तो एक और कंडीशन सीधे लिख देता हूं, सिमिलरली तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, planes are perpendicular, therefore their normal are also perpendicular। फॉर्मूला लगा लो, इस प्लेन का नॉर्मल, इस प्लेन का नॉर्मल भी परपेंडिकुलर हो गया, तो फिर आपके पास हो गया 3a माइनस 4b प्लस 9c इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को एबीसी के लिए सॉल्व कर लो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तो खूब किया अपन ने, वहां से एबीसी मिल जाएगा, उसको यहां पुट कर दो। ये पूरा मेथड है। अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर या 6 नंबर का आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप एक लाइन 2 लाइन के लिख के आ जाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, आपको ये पूरा लिखना है।